पर आगे की बात करते हैं उसके हाँ बाद की। हाँ, तो फिर मैंने जब इंडिया मूव कर रहा था तो आई थॉट कि मेरे को 2-3 चीज़ें दिमाग में थी। एक, मुझे स्विट्ज़रलैंड से कनेक्ट रखना था हम्म। और दूसरा मुझे कुछ छोटा करना था बिकॉज़ मेरा ये थॉट था कि कुछ अपने से ट्राई करना चाहता हूँ बिकॉज़ अभी मेरे को समझ में आ रहा है बिज़नेस भी क्या है, मुझे बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, बाय द वे, आईएसबी या एमबीए में जितना सीखा उससे ज़्यादा मैंने जॉब में सीखा बिकॉज़ जॉब में भी मैं हम्म। क्योंकि मैं टेस्टिंग में आ रहा था, मेरा कंसल्टिंग का, क्योंकि मेरा एमबीए का बैकग्राउंड था, तो हमारा भी एक अकाउंट मैनेजर असाइन था, तो वो अकाउंट मैनेजर जैसे मतलब उनका भी सारा काम मैंने लेने की कोशिश की जिससे कि मुझे सीखने को मिले। तो मुझे हम्म। बिज़नेस एंगल भी समझ में आ गया, डिलीवरी एंगल भी समझ में आ गया, सेल्स, मार्केटिंग, एक्चुअली सभी कुछ उससे आइडिया लग गया, तो मुझे लगा अभी ये आसान है, ये कर सकते हैं। तो फिर मैंने एक स्विस स्टार्टअप थी, छोटी-सी कंपनी थी स्विट्ज़रलैंड बेस्ड, तो उसके साथ मैंने पार्टनरशिप किया और उनसे बोला कि इंडिया में अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं सेटअप कर सकता हूँ। उनको हम्म। इंटरेस्ट था, एक्सपैंड करना था, वो भी ग्रो करना चाह रहे थे। तो उनके साथ मिलके 2013 में व्हेन आई वाज़ मूविंग इंडिया में, तो बैंगलोर में मैंने उसका ऑफिस सेटअप किया व्हिच वाज़ मोर लाइक एन ऑफशोर सेंटर। हम्म। आई कैन कॉल इट अ कैप्टिव सेंटर एंड फॉर 3-4 इयर्स वी वर्क्ड एंड बहुत अच्छे से हमने उसको ग्रो भी किया इंडिया में। हम्म। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है हम्म। और अगेन आई वाज़ नॉट वेरी सैटिस्फाइड कि इतना ही काफ़ी नहीं है। तो अभी हम लोग, जब इंडिया में आप कोई भी कैप्टिव सेंटर खोलते हो, तो वो ऑफशोर डिलीवरी सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल डिलीवरी की होती है, उसका हम्म। बिज़नेस नहीं होती है, राइट? बिल्कुल। तो वो एक कॉस्ट सेंटर बन जाते हैं। आफ्टर अ बिल्कुल। सर्टेन टाइम वो लगता है कि हमारे ऊपर केवल ऑपरेशनल और डिलीवरी फोकस रह गया है। और हम्म। मेरे को, क्योंकि मेरा सेल्स और बिज़नेस का भी काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मुझे यहाँ का मार्केट टैप करना शुरू किया, तो वो इंडियन मार्केट, एशियन मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही थी। तो हम्म। देन मैंने उनसे डिस्कस किया कि व्हाई डोंट हम लोग एक नया ब्रांच आउट कर लें, और उनका इतना इंटरेस्ट नहीं था इंडियन मार्केट और एशियन मार्केट को बिकॉज़ वो स्विस फोकस थे। हम्म। तो फिर मैंने उनसे आई मीन विद अ म्यूचुअल अग्रीमेंट देन वी स्टार्टेड क्वालिट्रिक्स इन 2016। मैंने क्वालिट्रिक्स इंडिपेंडेंटली स्टार्ट किया और तो सिंस आप लास्ट उनसे 4 अलग साल होके आपने एक अपनी अलग राह बना ली और उसमें अपना आपने रास्ता अपनी बनाया। नई कंपनी की शुरुआत की। अपनी नई कंपनी स्टार्ट की 2016 से, क्वालिट्रिक्स, जो कि अगेन टेस्टिंग में थी। पॉलिट्रिक्स। हम्म। टेस्टिंग, क्राउड टेस्टिंग, जो भी अलग-अलग चीज़ें, जब इसके बारे में बात करेंगे। और हम्म। फिर लास्ट 4 साल में हमने उसमें काफ़ी अच्छा किया है। अभी इंडिया में हम डिजिटल स्पेस में वन ऑफ द लीडिंग टेस्टिंग कंपनीज़ हैं। और क्राउड टेस्टिंग में आई कैन डेफिनिटली से हम लोग इंडिया के इस समय सबसे बड़े टेस्टिंग कंपनी बहुत है। बढ़िया, इवन बहुत इन एशियन मार्केट हमसे हमारा जो रेवेन्यू है, हमारे जो क्लाइंट बेस है, बहुत स्ट्रांग है। इंडिया के टॉप मीडिया, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन सेक्टर में जितने क्लाइंट्स हमारे हैं, फॉर एवरीथिंग, फॉर एंटायर टेस्टिंग, आई थिंक हम लोग और एक टेलीकॉम सेक्टर, वैल्यू एडेड सर्विसेज होती हैं टेलीकॉम में, उन सब में हम लोग आई थिंक अभी इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग टेस्टिंग कंपनीज इन क्वालिटी एश्योरेंस कंपनी। बहुत बढ़िया मयंक, और ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे। अ, और हम थोड़ा और बात करेंगे क्वालिट्रिक्स के बारे में भी और जो काम आप करते हो उसके बारे में भी। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ कहानी में, क्योंकि जो आपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू की, तो आपका बताने का लहजा बहुत ही मैटर ऑफ फैक्ट और बहुत ही वन थिंग लेड टू अनदर टाइप वाला था कि अच्छा ये हुआ, फिर मैंने ये कर लिया, फिर ये कर लिया। लेकिन जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, जो देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए एक सिक्योर जॉब छोड़ करके बिजनेस शुरू करना आसान काम नहीं होता। बहुत सोचना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है या बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो आपने वो बड़े सहज भाव में बता दिया, लेकिन थोड़ा सा उस डिसीजन पे जाइए कि एंटरप्रेन्योरशिप बन करना या एंटरप्रेन्योर बनने की सोच कहाँ से आई? क्या वो एक नेचुरल डिसीजन था या आपके फैमिली में ऐसा कुछ बैकग्राउंड था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरी फैमिली में बिजनेस का बैकग्राउंड है, या किस तरह से ये चीज आई आपके दिमाग में और वो डिसीजन कैसे हुआ? उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, सो आपको मैं इसका आंसर थोड़ा सा वियर्ड होगा जो मैं दूंगा। बचपन से हमने थिएटर बहुत किया है एंड कॉलेज में वो भी तो बहुत मुझे किया है मालूम है। और स्कूल में भी किया है। हाँ, वो तो और मुझे मालूम कॉलेज में काफी काफी अच्छे लेवल तक किया है हम लोगों ने, लाइक बिल्कुल, बिल्कुल, हम लोग अच्छे लेवल पे किए हुए हैं। तो बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि हमेशा हम लोग को कुछ ऐसा करना होता है जैसे लोग हमें देखें और लोग हमारे को, यू नो, दैट इज द होल थिएटर अबाउट, लाइक कि बिल्कुल, दूसरे को हमारे हमारा काम कैसा लग रहा है, उससे हमें मजा बिल्कुल। आता है, उससे हमें खुशी मिलती है। तो वो मेरे को हमेशा से था कि कुछ ऐसा करना है जिससे कि कुछ अलग करना है, हुँ, बेसिकली वो होता है, राइट? तो अब जॉब में आप कर रहे हो इतने साल से और मुझे पता चल गया कि यही करते रहूंगा तो अब और अगर ऊपर चले जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे, बट उसमें क्या है, आई मीन बिल्कुल। एक लेवल के बाद बोरिंग हो जाता है। तो और दूसरा यार, इसमें मे बी मेरा ये भी अच्छा है कि मेरे को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी। हुँ, तो एक बहुत बड़ा रिस्क जो होता है जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हो कि आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है या नहीं है।
मैंने ये नोटिस किया है, देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रेव पीपल जो इमीडिएटली आफ्टर कॉलेज स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस समय आपको फाइनेंशियल लायबिलिटीज नहीं होती है, आपके ऊपर इतना रिस्क नहीं होता है, आपकी फैमिली नहीं होती है, आपके बच्चे नहीं होते हैं, राइट? तो आप उस समय रिस्क ले सकते हो। लेकिन उस समय ये करियर का रिस्क जरूर होता है कि आपको लगता है कि अगर ये फेल हो गया तो आगे मेरा करियर पे क्या होगा, राइट? 2-4 साल आराम से लग जाते हैं कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप में। उस समय लोग इसलिए रिस्क नहीं ले पाते, और एक लेवल के बाद, एक एज के बाद, लाइक यू क्रॉस 30-35, देन यू आर हैविंग फैमिली, किड्स एंड ऑल, तब आप दूसरी तरह से रिस्क ले सकते हैं। तो आई वुड से कि मैंने उस एंगल पे नहीं सोचा। मुझे लगा अभी मैं यूरोप में रहा हूँ इतने साल, आई हैव अ सर्टेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, and this is the time when I can try to do something on my own, and I thought that I was not taking a complete risk, because मैंने धीरे धीरे डिसोसिएट किया। पहले मैंने एक स्विस पार्टनर के साथ खोला, तो मैं थोड़ा सा, आई कम फ्रॉम अ बनिया फैमिली, तो मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ, राइट? तो मेरा क्या आपकी पहला फैमिली में स्टेप, भी बिजनेस बैकग्राउंड था? मेरा फैमिली बिजनेस ही है। मेरे अच्छा, फादर का बिजनेस है साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड डेयरी इक्विपमेंट्स के। हम लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट डीलर्स हैं इंडिया में, काफी अच्छा, अच्छा, वो लोग काम करते हैं अक्रॉस डेयरीज में सप्लाई है। बहुत बढ़िया। कि मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, एंड मेरे को धीरे धीरे डिसोसिएट किया। तो सबसे पहले मैंने जो स्विस पार्टनर के साथ खोला, तो वहां पर मेरे को सडनली इन्वेस्टमेंट अपना नहीं लगाना पड़ा, राइट? बिकॉज मेरा ठीक है, जो भी था सैलरी एंड ऑल पे थोड़ा इम्पैक्ट होगा डेफिनेटली, जो मेरे को शायद प्रॉब्ली मच हायर सैलरी मार्केट में मिल सकती थी, लेकिन मेरे को अपने तरफ से पैसा नहीं लगाना पड़ा। इंडिया सेटअप करने के लिए उसका फाइनेंशियल बैकिंग था, और वो 4 साल में मेरा जो एक अंडरस्टैंडिंग मार्केट का आ गया, तो मुझे समझ में आ गया कि अब मैं अगर अपना भी बनाता हूँ, मुझे पता है कि कैसे करना है। बिकॉज अब जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप आर टू वेरी डिफरेंट थिंग। मेरे को बहुत सारे लोग गाइड करते हैं कि ये ऐसे कर लो, ऐसे इस मार्केट में चले जाओ, उस मार्केट में चले जाओ, लेकिन जब तक आप वो फियर नहीं लेते हो ना खुद से, जब आपका अपना पैसा लगता है, जब आप अपना फियर लेते हो कि यार मैं एक आदमी हायर कर रहा हूँ और वो फेल हो रहा है, तो मेरा इतना लॉस हो रहा है, सडनली 20 लाख का लॉस हो गया, 30 लाख का लॉस हो गया, तो वो फियर के कारण आपके इन्वेस्टमेंट्स और आपकी सारी चीजों में सोचना पड़ता है। तो वो फियर मेरे अंदर धीरे धीरे करके आया, इसलिए मुझे इतना दिक्कत नहीं हुआ, राइट? पहले मैंने उस पार्टनर के साथ किया, और फिर मैंने अपना शुरू किया। जब अपना शुरू किया, तब तक मुझे रूल्स ऑफ द गेम समझ में आ गया, और मुझे पता चला कि ये मेरा एक स्टार्टिंग सिचुएशन है। आई कैन ऑलवेज रिलाई ऑन दीज 3 और 4 प्रोस्पेक्ट्स, और फिर उसके साथ हमने बिल्ड करते चले गए रिलेशनशिप, तो वो जर्नी उस डायरेक्शन में फिर बढ़ती चली गई। लेकिन जैसे जैसे ग्रो करते हो, रिस्क भी और उतना बढ़ता है, और टेंशन भी वैसे वैसे, स्ट्रेस भी बढ़ता है, बाल जल्दी सफेद होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं अगर आप थोड़ा सा और इसको रैप अप करना चाहें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो हाँ, हाँ, आपकी जर्नी से मुझे एक चीज जो सीखने को मिली और जो हमारे दर्शकों को मिलेगी कि आप धीरे धीरे कदम बढ़ाइए, प्लानिंग करके भी बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर आप कंजर्वेटिव हैं, अगर आप सेफ्टी चाहते हैं, तो आप नहीं बन सकते एंटरप्रेन्योर। आप तब भी बन सकते हैं, लेकिन आप चीजों को धीरे धीरे रिस्क की तरफ लेके जाइए। जैसे कि आपने कहा कि पहले आपने थोड़ी सी फाइनेंशियल बैकिंग बनाई, फिर आपने एक पार्टनरशिप में शुरू किया जहां आपको एटलीस्ट अपने पॉकेट से पैसे नहीं लगाने पड़े बिजनेस में, और फिर धीरे धीरे जाके आपने वो पूरा रिस्क लेना शुरू किया एक एंटरप्रेन्योरशिप का। तो ये भी एक बहुत अच्छा मॉडल है जो बहुत सारे हमारे दोस्तों को, जिसकी जैसी स्टाइल हो, राइट, बहुत लोगों को ये स्टाइल सूट करेगी, बहुत लोग इससे बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हैं और बनाया भी होगा। आपने इतना अच्छा बिजनेस बनाया है, उससे उनको सीख जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आपको अपनी तरफ से बताना हो कि जो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, खास करके जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं जो हमारे आपके जैसे छोटे टाउन से आते हैं, स्मॉलर सिटी से आते हैं, जिनको शायद इतनी चीजों की जानकारी नहीं होती, इतने रिसोर्सेज नहीं होते, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, सो सी एंटरप्रेन्योरशिप में मुझे लगता है 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है? एक तो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैं ये अपने टीम से भी बोलता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत लोग बोलते हैं कि एफर्ट को अपलॉड करो, राइट? मेहनत किया है, बहुत अच्छा है। तो मैं बोलता हूँ, अगर किसी एंटरप्रेन्योरशिप से आप बोलो कि वो अपनी टीम से बोले, उसके पास से 100 एम्प्लॉइज हैं या 1000 एम्प्लॉइज हैं, राइट? आप उसको बोलो कि यार मैंने कोशिश तो बहुत की, बट मैं क्लाइंट्स नहीं ला पाया। सो फिर आपके एम्प्लॉइज क्या बोलेंगे आप, राइट? तो मेरा सिंपल व्यू है कि यही चीज हर एम्प्लॉय को सोचना चाहिए, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप या कोई भी इंडिविजुअल को, मैं कहता हूँ स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, किसी कंपनी में जहां भी काम कर रहे हो, आपका अप्रोच रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। इसलिए मेरे को हार्ड वर्क तो करो, लेकिन विद अ फोकस। स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है। मेरे गोल कोई जरूरी नहीं है कि मैं एक 10 लाख लोगों की कंपनी का मालिक बनूं। मेरा गोल हो सकता है कि शायद मैं एक छोटा सा ही अपना बिजनेस करूं, कल को किसी का हो सकता है कि मैं एक अपने सिटी में ही एक बिजनेस करूं, राइट? तो अपना गोल क्लियर कर लो। एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका क्या गोल है और उसको कैसे अचीव किया जाए, वो रास्ता बना लो।
तो वो पहली चीज है कि रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। और दूसरा है परसिस्टेंट। मेरे हिसाब से रिजल्ट तो टाइम लेगा आने में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मत सोचो कि दूसरे ने 2 साल में वो अचीव कर लिया, मैं क्या करूँ, ये बहुत होता है। तो आप 2 साल में अचीव करोगे तो फिर वो सोचेगा, वो ऊपर वाले को देखेगा, राइट। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हमें छोटे छोटे माइलस्टोन्स रखने होंगे और परसिस्टेंट रहना पड़ेगा कि यार ये इसके बाद ये अचीव कर लेता हूँ, इसके बाद ये अचीव कर लेता हूँ, अगर हमें इतना अचीवमेंट को लेके डिफाइन करना है। अदरवाइज सेटिस्फेक्शन हो जाए किसी लेवल पे तो बहुत अच्छा है, right? बिल्कुल तो बिल्कुल पूरा परसिस्टेंस रहना और उसके ऊपर लगे रहना और गोल क्लियर होना, अगर ये 2 चीजें हो जाएंगी, अगर जितना जल्दी हो जाए लाइफ में, मेरे हिसाब से फिर आपको रोक नहीं सकता। बिकॉज कोई भी आदमी ना तो बहुत दिमाग वाला होता है और नो कोई आदमी बहुत, मैं मान ही नहीं सकता इस चीज में कि कोई आदमी बहुत स्मार्ट और सुपर सब एक से पैदा हुआ है। वो कैसा एनवायरमेंट मिलता है, कैसा ग्रोथ मिलता है, उस पर कितना अपना सोच के आगे बढ़ जाता है और कितना रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसकी, वो थोड़ा जरूरी है। हाँ, तो अगर मैं देखूँ तो ये 3 चीजें हैं जो किसी को भी अपने करियर में स्टार्टिंग में अगर सोचना लगे, ये बहुत, हम लोग बहुत फालतू चीजों में टाइम सोचते हैं। एक ये कि हमारा रिजल्ट क्या, हम चाहते क्या है, गोल क्या है, दूसरा हमारा परसिस्टेंटली उस गोल को अचीव करना, और तीसरा हम थोड़ा बहुत रिस्क लेंगे। ये तीनों कर लेगा तो वो डेफिनेटली वो उन रिजल्ट्स को जो चाहेगा वो मिल जाएगा, मुझे लगता है। अब मैं भी अभी रिजल्ट अपने अचीव नहीं कर पाया मैं, और मेरा को था ये करना है ये करना है, तो अभी दैट्स अ जर्नी, राइट। तो आई एम सेइंग इट फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, बिल्कुल I'm not saying it. Maybe I still have a long way to go. I'm still in the early stage of an entrepreneurship. तो बिल्कुल मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता। बिल्कुल मैं मुझे बहुत अच्छी लगी 2 बातें आपकी, और बहुत अच्छे से आपने ये समझाया। एक तो मुझे जो आपने कहा कि देखिए, अच्छे कॉलेज में जाना, अच्छा नेटवर्क बनाना, जो हमने शुरू में बात की, वो जरूरी है, लेकिन एक ऑब्सेशन भी नहीं हो जाना चाहिए कि मुझे आईआईटी ही जाना है, या मुझे आईआईएम ही बीट करना है, या मुझे आईएएस ही बनना है। जो कि खास करके हमारी तरफ एक हिंदी बेल्ट में ये एक चीज हो जाती है कि एक प्रेस्टीज इश्यू बन जाता है, एक प्रतिष्ठा का विषय बन जाता है कि हम, मुझे तो यही एग्जाम बीट करना है। बाद में हम ये रियलाइज करते हैं कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, आप थोड़े से लोअर रैंक वाले कॉलेज से भी कर सकते हैं, लेकिन आप बाद में अगर आपकी वो बाकी चीजें हो जो आपने परसिस्टेंस की बात की, फोकस की बात की, रिस्क टेकिंग की बात की, क्लोज क्लियर होने की बात की, तो आप फिर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा समय बर्बाद करना कि मैं एक कंपटीशन एग्जाम को ही गोल बना लूं बिना ये सोचे कि मैं आगे क्या करना चाहता हूं, वो ठीक नहीं है। दूसरी जो आपने ठीक बहुत है। अच्छी बात की कि गोल अगर जितनी जल्दी क्लियर हो, राइट, और उसमें जो आपने कहा कि मान सकते हैं कि 12th में आप हैं, या 10th में हैं, या ग्रेजुएशन शुरू किया है, तो थोड़ा आपको चीजों की नॉलेज नहीं है, वहां पे मैं समझता हूँ जो हमने ये इनिशिएटिव की शुरू किया करियर गुरु का, मेंटरिंग बहुत काम आ सकती है। और कई बार छोटे शहरों में वो मेंटरिंग नहीं मिलती है, लेकिन अब देखिए, जो लोग आपको ये सुन रहे हैं, जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप भी ऐसे ही किसी छोटे शहर से निकल के आपने ये सारी चीजें की, और जो सीख आप बता रहे हैं वो उनके काम जरूर आएगी।